हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 27, जिसका नाम है सामाजिक प्रणाली की अवधारणा। और जो कि पार्सन्स बात करते हैं जिसके बारे में। ठीक है, इसको इंग्लिश में सोशल सिस्टम भी कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम समझेंगे कि सोशल सिस्टम का मतलब क्या होता है, और इसके अंदर कुछ बातें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, थोड़ी डीप बातें होंगी और चैप्टर बहुत बहुत लंबा होने वाला है। तो जिसको नहीं देखना वो अभी से ही स्किप कर सकता है, मत देखो। ठीक है, आपके काम की चीज़ नहीं है। और जिसको सच में पढ़ना है और समझना है इस चैप्टर को, तो वो अंत तक देखना। ठीक है, और लास्ट में मुझे बताना कि कैसा लगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सोशल सिस्टम है, जिसको हम प्रणाली कह रहे हैं, ठीक है, सामाजिक प्रणाली, ये होता क्या है। तो सामाजिक प्रणाली की बात की जाए तो यहाँ पे आपको आमतौर पे दिखाई देगा कि जो मिचल है वो कह रही है कि सामाजिक प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें व्यक्तियों की बहुलता हो और वे एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतक्रिया के द्वारा एक सीमित परिस्थिति में जुड़े हो। ठीक है, अंतक्रिया यानी कि अ, इसको हम इंटरेक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप जुड़े रहते हैं किसी से, आप बातचीत करते हो किसी से। पड़ोसी जो होते हैं हमारे, वो भी हमारे साथ जो है सामाजिक प्रणाली के रूप में जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं ना। हमारे रोज जो है हम रोज़ाना उनसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके से जो है मिलते रहते हैं। वैसे ही हमारी फैमिली भी होती है। ठीक है, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारे जो है सामाजिक प्रणाली के रूप में आते हैं। ठीक है, उसी के अंदर ही होते हैं ये। उसके अलावा समाज जो होता है, जो लोग होते हैं, समाज के व्यक्ति होते हैं, वो जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, वो इंटरेक्शंस के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समाज के जो आसपास के रहने वाले लोग होते हैं उनसे तो आप परिचित होते ही है। ठीक है, मोस्ट लोग जो होते हैं हमारे समाज में, उनसे आप जानते हो उनको कि भाई ये जो है हमारे अंकल हैं, ताऊ जी है, एक तरीके से। मतलब वही बाहर के रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं तो हमारे अ, भाईचारे में वो आ जाते हैं। ठीक है, भाईचारा, बहनचारा, इस तरीके से इसको हम सामाजिक प्रणाली कह रहे हैं। ठीक है, तो ये मिचेल के द्वारा हम समझाए कि ये है क्या। ठीक है, उसके बाद कुछ दृष्टिकोण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सामाजिक प्रणाली पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ दृष्टिकोण भी जानने पड़ेंगे कि भाई क्या क्या बातें यहाँ पे जो है की गई है। तो पहला दृष्टिकोण है उपयोगितावादी। ठीक है, और इंग्लिश में जो भी इसका वर्ड लिखा हुआ है आप पढ़ लो, प्रत्यक्षवाद हो। ठीक है, और एक है आदर्शवाद। ठीक है, इसको हम आइडियलिस्ट भी कहते हैं। आइडियलिज्म मैंने आपको पढ़ाया था इसी बुक के अंदर, आप पहले पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा। आइडियलिज्म यानी कि जब हम किसी चीज़ को अपने दिमाग में छवि बनाते हैं, एक तरीके से इमेजिनेशन जो है वो दुनिया होती है आइडियलिज्म वाली। ठीक है, आदर्शवाद इसको हम कह रहे हैं। उसको अगर आपको पढ़ना है इन सब चीज़ों को सही तरीके से, तो आप यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स में आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनके बारे में कि ये है क्या। तो बेसिकली उपयोगितावादी आपको पता है कि एक तरीके से एक्शन के बारे में बताता है, ये आचार, कि भाई जो भी आप करते हो, कि जो बिहेव होता है उसको जो है ये बताता है उपयोगितावादी। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि ये जो है एक विचारधारा है जो इस विचार में विश्वास रखती है कि दुख को दुख की अपेक्षा सुख बेहतर है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहित करे जो सुखों और बढ़ाओ, यानी कि एक तरीके से सुखों को बढ़ावा दे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी कि जो हमारी हैप्पीनेस है उसको इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की जाती है। दूसरा है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद इसको हम इंग्लिश में पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, जो आप अपनी जो आपके सेंस होते हैं ना, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब हमारी जो इंद्रियां होती है, जैसे कि हमारे हैंड है, आप टच करते हो किसी को, या आपको कोई टच करता है तो आपको पता चलता है। तो ये हमको, इसको हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं जिसको अभी आप छू पा रहे हो, ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो ये प्रत्यक्षवाद है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है, जिसको आप, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जो नेचर है उसको आप छू पाते हो, इसको हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। उसके बाद एक आता है आदर्शवाद, वही यानी कि छवि बनाना अपने दिमाग में। ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अपने दिमाग में
किसी बात को लेके सोच जो विचार करते हो आप, इसको आदर्शवाद कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आप किसी भी एग्जाम्पल कोई देते हो किसी को समझाने के लिए, तो आप वहाँ पे आदर्शवाद का यूज़ करते हो, है ना। छवि आपके दिमाग में जो इमेजिनेशंस बनती है उसको बताने के लिए। यहाँ पे आदर्शवाद का कुछ पार्सन्स द्वारा कुछ दृष्टिकोण दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बातें बता दूँ कि जो पार्सन्स है वो सामाजिक जो प्रणाली है, सोशल सिस्टम है, उसके बारे में क्या कहते हैं। तो इसको ये एक सोशल एक्शन मानते हैं, ठीक है, कि जो सोशल सामाजिक प्रणाली है वो एक सोशल एक्शन है जिसको आप अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। एकांत में जाके आपको यहाँ इसको करने के लिए एक सोसाइटी चाहिए, ठीक है, यानी कि समाज जो है, लोग, ठीक है, पीपल इसको आप कहते हैं, वो चाहिए, ठीक है। इनके बिना ये नहीं हो सकता, ऐसा पार्सन्स कह रहे हैं, ठीक है। तो हमें इनके विचार जानने थे, तो आपने इतना तो समझ लिया कि जो पार्सन्स है वो सामाजिक प्रणाली के बारे में क्या कह रहे हैं, कि भाई एक तरीके से ये अकेले नहीं कर सकता मनुष्य। इसको करने के लिए, यानी कि अगर हम बात करें इंटरेक्शंस की, आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, वो सब करने के लिए आपको इंसान चाहिए, ठीक है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग चाहिए जो आपसे बात कर सके, आपके विचारों को ग्रहण कर सके और अपने विचारों को हमें जो है बता सके कि वो क्या सोचता है किसी भी टॉपिक्स के बारे में या कोई भी जो विषय है उसके बारे में। जैसे कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो उसके प्रति उसके क्या विचार है, इस तरीके से। उसके बाद पार्सन्स का क्रियात्मक दृष्टिकोण, तो यही मैंने आपको अभी बता दिया पीछे, ठीक है। यानी कि जो सोच है उनकी, हम बात करते हैं सोशल एक्शन की, इंटरेक्शंस की। तो वहाँ पे जो पार्सन्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई जो जो क्रियात्मक दृष्टिकोण है, इसका मतलब यानी कि क्रिया करना, इंटरेक्शंस करना, लोगों से जाके बातचीत करना, संबंध बनाने को, ये जो है पार्सन्स क्रिया कह रहे हैं, ठीक है। सामाजिक प्रणाली इसको कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पे क्या बातें हैं और, ठीक है। तो एक टॉपिक और है, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको थोड़ा जो है रुकना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। यहाँ पे कह रहा है सामाजिक प्रणाली के संगठन की आधारभूत इकाई। यहाँ पे क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो क्रिया है एक संगठन की प्रणाली है, क्रिया एक तरह का हिस्सा है समाज का, ठीक है, यानी कि जो आप रेगुलरली करते हो, एक पार्ट है सोसाइटी का, जो अगर आप ना भी चाहो तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ, अपनी जो आपके रिलेशनशिप्स में होते हैं, जिसको आप जानते हो, जो समाज में लोग रहते हैं, वो उनके साथ आपको अगर रहना है तो आपको करना पड़ेगा। और इंसान एक ऐसा प्राणी है, आपको पता है कि वो अकेले नहीं रह सकता, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करते जंगल में जाकर रहने की, तो आप नहीं रह सकते, ठीक है, अकेले, क्योंकि आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होगी, है ना। खाना खाओगे आप, तो आपको जो खाना लोगे आप कहाँ से आएगा ना। ये सारी बातें जो होती हैं ये सामाजिक प्रणाली के अंदर आती है, ठीक। और यहाँ पे जो पार्सन्स है वो कह रहे हैं कि जो भूमिका का मुख्य तत्व भूमिका की अपेक्षा है, ठीक है। यानी कि ये रोल एक्सपेक्टेशंस है कि भाई आपकी जो एक इम्पोर्टेंस है आपकी फैमिली में वो कैसी है ना। आप अपनी फैमिली के लिए फादर हो सकते हो, है ना, मदर हो सकते हो, एक बेटे हो सकते हो, ठीक है, एक बेटी हो सकते हो, या और भी जो है आपके रोल हो सकते हैं वहाँ पे, है ना। अलग अलग जगह पे आपके रोल्स अलग अलग होते हैं। फैमिली में आप एक फैमिली मैन हो सकते हो, विमेन हो सकते हो। समाज में जो है आपका एक अलग रोल होता है, ठीक है, आपका एक अलग हिस्सा होता है कि आपको जो है अपने समाज को कुछ एक वैल्यू ऐड करनी है, उसमें समाज के लिए काम करना है। और जो नैतिकता है, जो एथिक्स है, वो आपको अपने बच्चों को सिखाने हैं, ठीक है। आपको अब खुद को भी सीखने हैं
कि भाई समाज में रहना है तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, है ना। जब हम बात करते हैं रूल्स की, रेगुलेशंस की, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, है ना, अगर आपको समाज में रहना है तो। उसके अलावा जैसा कि पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, ठीक है, पहले ही हमने बात कर ली इसके बारे में कि अभिप्रेरणात्मक उन उन्मुखता यानी कि प्लानिंग किसके बारे में, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बारे में। ठीक है, उसकी जो उनकी जो अभिप्रेरणा होती है जहाँ से वो स्रोत लेते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज की बात करते हैं जब हम, कि भाई जो आपकी प्रेरणा है वो कौन है ना। हम कभी कभी हीरोज़ को जो है, जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती है, उनको हम अपने रोल के रूप में लेते हैं कि ये मेरे जो है आइडल है, ठीक है। कोई क्रिकेट जो है उसमें से जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनको लेते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर मेरे जो है बहुत ही फेवरेट है, उनका वे ऑफ प्लेइंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बात करने का तरीका, वो महिलाओं की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब एक एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी भी नहीं है कि वो रिस्पेक्ट करते हो, या जो भी उनकी लाइफ में चलता है पर्सनल, वो एक अलग मैटर है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे। उसके बाद होता है अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, कुछ 3 क्षेत्रों में जो है इसको बांटने की कोशिश की जाती है। जो अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता है, जो अभी हमने पहले बात की थी, हम यहाँ पे प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है, प्लानिंग की बात करते हैं कि मोटिवेशन ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ पे आपको कुछ शब्द मिलेंगे जैसे कि बोधपरक, ठीक है, कॉग्निटिव्स और भावप्रवण मूल्यांकन परख, ठीक है। तो कुछ 3 से 4 यहाँ पे जो है शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जो शब्द मैं बता रहा हूँ आपको वो यहीं पे ही है, ठीक है, एक येरा और एक येरा, है ना। तो ये 3 शब्द है, बोधपरक, भावप्रवण और मूल्यांकन परख। तो ये सभी जो शब्द है ये आपको इसके बारे में नीचे आपको देखने को मिल रहा है, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो बोधपरक जो एक शब्द है वो ये कह रहा है कि वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानसिक वस्तु के रूप में देखने में सहायता करती है। यानी कि आपकी जो ज़रूरत होती है तो आप उसी चीज़ों को जो मतलब कि परचेस करोगे दुकान पे जाके, है ना। आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको हम बोध परक कहते हैं, है ना। कि भाई आपको अगर आपको आज खाना बनाना है तो आपको उसके लिए सब्जियां चाहिए, तो आपके लिए जो बोध परक है वो सब्जियां है, कि भाई खाना बनाने के लिए आपको सब्जी चाहिए, है ना। आप कौन सी सब्जी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि भाई आपको गोभी बनानी है, आलू सब्जी बनानी है, या कोई और वेजिटेबल्स या नॉन वेजिटेबल्स जो भी आप खाना पसंद करते हो, तो वो आपका एक होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ चित्र दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ चित्र दिए हुए हैं। तो ये क्या है, ये देखो, ये पहला जो चित्र है ये आपको बताता है बोध परक के बारे में, ठीक है, बोध प्रेरणा, यानी कि जो आपकी कॉग्निटिव जो नीड्स होती है उसको। यहाँ पे क्या है, ये सवाल पूछ रही है एक महिला, इसको आप पढ़ो सही से, कि ये कह रही है कि ये सब्जी जो ये सब्जी तो बिल्कुल ताज़ी है और सस्ती दाम की है। तो ये क्या है, आपकी एक जो ज़रूरतें हैं उसको बता रहा है कि आपको सस्ती सब्जी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए, यानी कि हम जब हम कुछ खरीदते हैं, और अगर आप गरीब हो या फिर मध्यवर्गीय परिवार से हो तो आप ये सब चीज़ें देखते हो कि भाई जो ज़रूरत है उसके हिसाब से जो है आप करोगे, एक्स्ट्रा खर्चा हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से जो है कोशिश करते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें हम खरीद पाएँ। उसके अलावा एक होता है भावप्रवण, ठीक है, इसको आप कैचेटिव जो है कैथेटिक कुछ इस तरीके से करके वर्ड है ये, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। हाँ, ये कह रहे हैं कि परंतु मुझे तो इस सब्जी का स्वाद अच्छा लगता है। तो स्पेशल जो है आप यहाँ पे भावना के रूप में चीज़ों को ले रहे हो, ठीक है, आपकी जो इमोशंस है वो उस पर्टिकुलर एक वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक होता है मूल्यांकन परख। यहाँ पे क्या होएगा कि ये सब्जी जो तो ताज़ी है और सस्ती भी, ये मुझे पसंद भी है, क्यों ना 1 किलो खरीद लूँ। तो ये क्या है, आप सब कुछ आपने देखा, उसके बाद आपने एक डिसीज़न लिया कि ये सब्ज़ी सबसे परफेक्ट है मेरे लिए, ठीक है, और मेरी फैमिली जो है इसको आराम से हम जो है खा पाएंगे, ठीक है। तो आपने हर एक चीज़ देख के एक लास्ट में एक निष्कर्ष निकाला कि ये जो है सभी में से ये वाली सबसे बेस्ट है ना। क्योंकि
अब जो महिलाएं हैं, जो महिला थी उसको तो कुछ और सब्जी पसंद आ रही थी, है ना। उसने ये वाले स्टॉल देखा, पहले तो ये देखा, उसने कहा कि ये सस्ती है, फिर उसने ये वाली जो है सबसे लास्ट में चूज़ की कि भाई ये वाला सबसे परफेक्ट जो है, वो हमारे हिसाब से जो हमारी फैमिली है वो खाना पसंद करती है। तो महिलाएं ना जो अपनी पसंद थी उसको छोड़ के अपनी फैमिली की जो इच्छाएं थी उसको पूरा करने के लिए लास्ट में जो एक निष्कर्ष निकाला उसे यहाँ पे अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अभिप्रेरणात्मक दृष्टिकोण की, आप जो है आपका जो मोटिवेशन है उसके बारे में ही आपको बताता है। दूसरा होता है मूल्य परक। यहाँ पे क्या होता है कि जो आप कुछ परचेस करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप मूल्य चेक करते हो उस चीज़ का, तो ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि जिस जो आप सोच के गए हो, ठीक है, जो बजट आपने बनाया है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो वो जो दुकानदार है उस बजट को पास करता है, यानी कि आपने जो चीज़ खरीदनी है वो उस बजट के अंदर आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो उसको हम मूल्य परख जो है उन्मुखता कहते हैं, ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेशन। उसके हिसाब से जो है वो परफेक्ट बैठता है या नहीं बैठता, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ 3 से 4 शब्द हैं जो आपको दिख रहे हैं, बोधपरकता, उन्मुखता, ठीक है, और विवेचनात्मक उन्मुखता, उसके अलावा नैतिक उन्मुखता। तो यहाँ पे भी जो है सबके मतलब अलग अलग ही लिखे हुए हैं, राइट। इसको शायद आगे समझा रखा होगा, शायद नहीं कर रखा है इसमें। यहीं पे पढ़ लो कि जो आपका बोधपरक उन्मुखता है वो निर्णय की जो वैधता है, यानी कि जो आपका डिसीजन है जो आपने लिया है उसको खरीदने के लिए, उसके बारे में जो है आपको बताता है, ठीक है, कि आपने वो क्यों खरीदा है। और दूसरा होता है विवेचनात्मक, कि भाई जो यूज़ है उस चीज़ का, जो वस्तु आप खरीद रहे हो आपके घर में है या नहीं है, ठीक है, आप उसको यूज़ करते हो तभी तो लोगे। अगर आपके पास फालतू पैसा है तो बात अलग है। अगर आपके पास लिमिटेड बजट होता है तो हम वो चीज़ पसंद करते हैं खरीदना जो कि हमारे रेगुलर यूज़ में आए, ठीक है, रेगुलर यूज़ में आए उसको हम खरीदते हैं। उसके अलावा एक होता है नैतिक उन्मुखता। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम नैतिक या एथिकल भी कहते हैं। ये कह रहा है कि ये वस्तुओं के प्रति पात्र व्यक्तियों की मूल्य प्रतिबद्धता बताता है। यानी कि आपको ये क्यों चाहिए, इस बारे में ये आपको बताने की कोशिश करता है। ठीक है। तो एक तरीके से बार्गेनिंग जो होती है ये कुछ इस तरीके की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब हम बार्गेनिंग करते हैं बाजारों में जाके, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और है, मतलब इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेकंड हो गया, ये थर्ड थर्ड है, ठीक है, तीसरा है ये उन्हीं का ही जो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये आपको बताता है आपकी भूमिकाओं के बारे में, ठीक है, आपकी जो रोल एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में ये आपको बताता है कि फैमिली में आप एक, मैंने अभी आपको बताया था कि आप एक बेटे हो सकते हो, बाप हो सकते हो, ठीक है, भाई हो सकते हो, पति हो सकते हो। तो ये जो रोल्स होते हैं आपकी फैमिली में होते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी ये भी होता है कि भाई अगर आप वो रोल्स पे नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप भागते हो उन दायित्वों से जो भूमिकाएं आपको मिली हुई है, तो समाज में आपको दंड मिलता है, ठीक है। अगर आपने एक अच्छा फादर बन के नहीं दिखाया, अच्छी मदर बन के नहीं दिखाया, तो समाज आपको जो है एक तरीके से गलत नज़रिए से देखता है, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सामाजिक प्रणाली के रूप में सामूहिकता, कलेक्टिविटी, यहाँ पे क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि समूह में किस व्यक्ति को रखा जाए, किसे नहीं रखा जाए, यानी कि कौन सा परफेक्ट बैठता है समूह के हिसाब से, मतलब कि कौन सा सही व्यक्ति है उस समूह के अंदर, कौन सा गलत है, यहाँ पे ये देखना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक सोशल सिस्टम के तहत होता है, राइट। सभी समूह में सदस्यता की सीमा जो लिमिट होती है वो एक तय होती है कि भाई इतने समूह इसके अंदर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो आपके नातेदार होते हैं, यानी कि गेस्ट होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, योग्यताएं, कौशल, धार्मिक विश्वास, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है,
ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपकी जो कास्ट है, ठीक है, तो कास्ट में ये सारी चीज़ें देखते हैं, जो आपकी भूमिकाएं हैं, ठीक है, जो एक लिमिट होती है यहाँ पे कि भाई आपके रिश्तेदार किस तरीके के हैं, ठीक है, जाति जो है उसको यहाँ पे डिकोड करने की बात कर रहा है कि भाई जाति के अंदर ही तो आप लोग हैं, ठीक है, आप अगर हिंदू हो तो आप मुसलमान में रिश्तेदारी नहीं करोगे, सीधी सी बात है। तो ये उसी को बता रहा है। ठीक है। विन्यास प्रकारांतर, इसको हम इंग्लिश में पैटर्न वेरिएबल्स कह रहे हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं किसी चीज़ को दोबारा से एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, रीअरेंज जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में। तो रीअरेंज इसके लिए सही शब्द हो सकता है। किसी भी चीज़ को आप दोबारा करके जब रखते हो, है ना, जैसे कि बुक्स होती है फैली हुई है, तो आपको वो अलमीरा में रखनी है, तो आप जो है दोबारा निकाल के सारी बुक्स को सही तरीके से साफ़ सुथरा करके फिर दोबारा से जो है अलमारी में रखते हो, है ना। तो उसको हम विन्यास प्रकारांतरण जो है कहते हैं, पैटर्न वेरिएबल्स जो है इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ जो है विन्यास प्रकारांतर है इसके अंदर कुछ, ठीक है, अलग अलग जो है प्रकार के तरीके हैं जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे कि भावनात्मक बनाम भावनात्मक तटस्थता, आत्म उन्मुक्ता बनाम सामूहिक उन्मुक्ता, सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट उन्मुक्ता, बनाम मतलब विशेष, है ना। इसको हम जैसे कि कोई फाइट करता है तो उसको हम बीच में रखते नहीं, विशेष ये और ये दोनों में फाइट होने वाली है। जैसे कि जब क्रिकेट का मैच होता है तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो इसी को हम बनाम कहते हैं। प्रदत्त बनाम अर्जित और विनिष्टता बनाम पर शरणता। तो ये शब्द है, इनको हम यहाँ पे समझेंगे एक एक करके, ठीक है। यहाँ पे जो भावना होती है, ठीक है, भावनात्मक या भावनात्मकता जिसको कह रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि हमारी जो मदर होती है वो भावनात्मक रूप से अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, ठीक है, और मतलब वो सोचती है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या ही कर दूँ। वहीं पे ही एक शब्द आता है भावनात्मक तटस्थता, ठीक है। इसके लिए एक सिचुएशन होती है जैसे कि डॉक्टर और जो पेशेंट होता है उसके बीच, ठीक है, जैसे कि पेशेंट है, उसको इलाज कराना है और मतलब ऑपरेशन है, तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसको अपने डॉक्टर पे भरोसा होता है, और जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट पे भरोसा करता है और उसको मतलब कि चाहता है भावनात्मक रूप से कि वो ठीक ठाक हो जाए, हेल्थी हो जाए, है ना। तो ये इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। इसमें दोनों में ये अंतर होता है। दूसरा होता है आत्म उन्मुक्ता, सेल्फ ओरिएंटेशन बनाम सामूहिक उन्मुक्ता। यहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ ओरिएंटेशन या फिर जो सामूहिक उन्मुक्ता है उसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं अपने फादर्स का, कि जो हमारे पापा होते हैं वो घर में सबके लिए कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो मना कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सामूहिक उन्मुक्ता कहते हैं कि अपने समूह के लिए उन्होंने जो त्याग करे हैं उसको, ठीक है, अपने जो उन्मुक्ताएं हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया, राइट। इसको समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आता है सार्वभौमिकवाद, यानी कि यूनिवर्सलिज्म, और विशिष्टवादी विशिष्टवाद, ठीक है। इसको समझने के लिए हमारे पास मतलब इसको समझने के लिए भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि सार्वभौमिक में क्या होता है कि जब आप रूल रेगुलेशन जो होते हैं किसी देश में, उसको जब आप फॉलो करते हो तो उसको हम सार्वभौमिकता कहते हैं, ठीक है, कि भाई आप एक देश के नागरिक हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जो है आपका कर्तव्य है कि आप जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करो। विशिष्टवाद क्या होता है कि आप जानबूझ के रूल्स जो है वो ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके चाचा है वो विधायक है, ठीक है। मतलब कि वो देख लेंगे अगर आपको कोई दिक्कत होती है, ट्रैफिक रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो जो मतलब कि रेकलेस ड्राइविंग जिसको कहते हैं, दूसरों को खतरा है, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने अपनी गाड़ी में कुछ
मतलब आपका जो टाइटल होता है वो लिखवा रखा है, तो वो जो है गलत होता है। आप बस उसको इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी आपकी फैमिली में कोई पावर में है, ठीक है, मतलब कि आप उस पावर का गलत यूज़ कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो, उसको हम विशिष्टवाद कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम समझने का यही एक तरीका होता है एग्जाम्पल्स के द्वारा। उसके बाद एक आती है कंडीशन, एक होता है प्रदत्त और एक होता है अर्जित। तो ये तो हमें पता ही है, ठीक है। प्रदत्त यानी कि जो आपको जन्म से ही मिला हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ब्राह्मण समुदाय में हो, अगर आप किसी भी जाति में पैदा होते हो तो आप वो है प्रदत्त, ठीक है। यानी कि आपने मेहनत करके उसको अर्जित नहीं किया है, या आपके जो फादर हैं, आपकी जो पूर्वज थे बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, है ना, और वो आपको सारी प्रॉपर्टी देके चले गए, तो ये क्या हो गया, प्रदत्त हो गया। यानी कि आपने कोई मेहनत नहीं की, आपको फ्री में सब कुछ मिल गया है। एक होती है अर्जत, जिसको हम अचीवमेंट कहते हैं। यहाँ पे जब आप स्टडी करते हो, मेहनत करते हो, या कोई भी काम बिजनेस कर रहे हो, मेहनत से अपना जो है आपने पैसा लगाया है, अपनी मेहनत लगाई है, उसके बाद जब आप कुछ करते हो तो उसको हम कहते हैं अर्जित, ठीक है, अचीवमेंट जो आप हासिल करते हो। ये जैसे कि आप एग्ज़ाम दे के नंबर लेके आते हो पढ़ाई करके, उसको हम अर्जित कहते हैं, ठीक है, जो आपने पाया है अपनी मेहनत से। और विशिष्टवाद और प्रसरणता, इसको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में और कुछ और नहीं था खास, बाकी ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो बाकी जो चीज़ें थी सिस्टम के बारे में, प्रणाली के बारे में, मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। आशा करता हूँ कि चैप्टर आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी हेल्प मिली है, थोड़ी बहुत भी, जो पहले आपको नहीं मिल पा रही थी, कोई भी आपको पढ़ा नहीं पा रहा था, या चैप्टर वीडियोस थी नहीं यूट्यूब पे, तो आप मुझे जो है मतलब कि सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई आगे भी मैं आपकी हेल्प करूँ ऐसे ही, ठीक है। और मैं करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।